नमस्कार। औश की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। इन व्याख्यानों के द्वारा हम आपको इतिहास के उन पहलुओं से अवगत कराते हैं जिनकी चर्चा या तो इतिहास की किताबों में की नहीं गई और या अगर कहीं की भी गई छोटी मोटी तो जनता के सामने नहीं ली जाई गई। आज मेरा विषय है किसानिन सभा। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये किसानिन सभा क्या चीज़ है। मैंने बाबा रामचंद्र के बारे में आपको अपने पिछले व्याख्यानों में बताया, जिन्होंने अवध में किसान आंदोलन खड़ा किया था और उन्हीं बाबा रामचंद्र ने किसान स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए, उन्हें लामबंद करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में किसानिन सभा की स्थापना की थी। एक ऐसे संगठन की स्थापना जिसकी सदस्या किसान औरतें थीं और ये किसानिन सभा 1950 तक उन क्षेत्रों के अंदर कार्य करती रही। किस किस तरीके के मुद्दों को इसने लिया, किन मांगों को इन्होंने उठाया, किस तरीके से किसान औरतों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे उस युग के अंदर, जबकि एक तरफ किसान अंग्रेजी शासन से और ताल्लुकदारों के शोषण से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ ग्रामीण भारत के अंदर आपने ये तो सुना है कि गांधी जी ने चरखा चलाया, गांधी जी ने ग्रामीण भारत के उत्थान की बात की, लेकिन जो आम लोग, जो छोटे नेता, जिन नेताओं को कभी ऊपर नहीं उभरने दिया गया, वो किस तरीके से ग्राम में सुधार ही नहीं ला रहे थे, बल्कि एक ऐसी सामाजिक क्रांति ला रहे थे जो उनकी मांगे थी कि जो आज भी जो भारत में अपने आप को सो कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट है, वो उस तरीके की मांगे नहीं करता। अवध के अंदर कुछ कुप्रथाएं थी। मुर्दा फरोशी का तो जिक्र मैंने किया था कि जब नजराना लिया जाता था किसान से बेदखल होने के बाद उसकी पत्नी से या उसके परिवार वालों से, ताल्लुकदारी जुल्म के कारण एक और प्रथा वहां पे आ गई थी जिसको कन्या विक्रय बोलते थे, कि गरीब किसान अपनी जमीन बचाने के लिए, ताल्लुकदार का नजराना देने के लिए अपनी 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 11 साल की बच्चियों की शादी जो है 55 साल, 60 साल, 70 साल के लोगों के साथ करते थे और बदले में जो पैसा मिलता था उससे ताल्लुकदारों का जो नजराना था, जो उनकी मांगे होती थी, उनको उतारते थे। और कई इस प्रकार की और कुरीतियां समाज में मौजूद थी। अवध के किसान आंदोलन में, हर आंदोलन में, जिस जिस जगह पे आंदोलन हुआ, किसान महिलाएं किसानों के साथ खड़ी हुई थी, उनके साथ उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। और आगे बढ़ते बढ़ते बाबा रामचंद्र ने जब सतनामियों का दौरा किया इंदौर का, तो उन्होंने एक सतनामी कंच पन्या देहाती किताब भी लिखी अपनी तरफ से, जिसमें कि वहाँ सुधार करने की स्त्रियों की बात की गई। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये किसानिन सभा ने क्या क्या मांगे रखी, तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो किसानिन सभा की मीटिंग वहीं होती थी जहाँ किसान सभा की मीटिंग होती थी। पति वहाँ किसान सभा की मीटिंग में आते थे, पत्नियां किसान सभा की मीटिंग में आती थी। और उस मीटिंग में पहला काम बाबा रामचंद्र ने यह किया, जिसे हम आजकल वो कहते हैं ना कि लिटरेसी कैंपेन, कि सबको पढ़ाने का अभियान। उस जमाने में सबसे पहले स्त्रियों को उनके दस्तखत कराने सिखाए गए। पन्ने के पन्ने हैं बाबा रामचंद्र के कागजों के अंदर, जिनमें सिर्फ स्त्रियों के दस्तखत करने की जो वो प्रैक्टिस कर रही हैं, वो पन्ने के पन्ने मौजूद हैं उन कागजों के अंतर्गत। उसके बाद कुछ इस तरीके की मांगे वहां पे रखी गई कि एक पंचायती गाय होनी चाहिए। अब आप हैरान होंगे कि पंचायती गाय क्यों होनी चाहिए, ये मांग क्यों की। उन्होंने इसको आगे विस्तृत रूप से समझाया
कि जिस परिवार के अंदर स्त्री जो है बच्चा पैदा करने के बाद अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए पंचायत की एक दायरा होनी चाहिए कि उन घरों के अंदर बच्चों के पोषण के लिए दूध दिया जा सके। बताइए, आज हम चाइल्ड फीड की बात करते हैं, ये बात उस समय 1928-1929 के अंदर गांवों के अंदर किसान सभा ये मांग कर रही थी। एक और मांग उन्होंने रखी कि जो विधवाएं हैं, उन विधवाओं के पास जो जमीन है खेत जोतने के लिए, उस जमीन की देखभाल पंचायत करे। अब ये बात क्यों आ गई? क्योंकि वो लिखते हैं उसमें कि विधवाओं की जमीनों के ऊपर उनके रिश्तेदारों की आंखें लगी रहती हैं, और विधवा की उस जमीन की रक्षा के लिए वो कहते हैं कि विधवा को सुरक्षित बनाए और उस जमीन की देखभाल पंचायत करे। इसके अलावा कोई भी किसान जो है अपनी स्त्री को ताल्लुकदार के यहां काम करने नहीं भेजेगा, जमींदार के यहां काम करने नहीं भेजेगा, जमींदार के कारिंदों के यहां काम करने नहीं भेजेगा। और अगर आदमी को भी बुलाया जाता है तो तभी जाएगा जब को उस काम करने की उसको रोजगारी दी जाए। उसके बाद आपने फिल्मों में ही ये चीजें देखी होंगी कि वो ताल्लुकदार जो है किसानों का शोषण करता है, उनकी स्त्री उठा के ले जाता है। मतलब कई तो ऐसे जगहें थी कि जहाँ गांव के अंदर पहली शादी जब होके आती थी तो दुल्हन को जो है पहले जमींदार के यहाँ भेज दिया जाता था। उसके विरुद्ध किसान सभा उठ के खड़ी हुई कि किसी स्त्री को ऐसे नहीं भेजा जाएगा। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि आदमी तो कई शादी कर लेते हैं, इसको रोका जाए। एक नर एक नारी, ये नारा दिया गया अवध की किसान सभा की तरफ से। उससे पहले वो जो बताते हैं कि जो नाजायज संबंध बना करके जबरदस्ती किसान स्त्रियों का शोषण होता था, उनसे जो बच्चे पैदा हो जाते थे, इन्होंने मांग की कि उन बच्चों को जायदाद में उस किसान की या उस व्यक्ति की या उस जमींदार की में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए जो इस तरीके से नाजायज बच्चे पैदा हुए। इस तरीके की डिमांड उन्होंने रखी। कारिंदे क्या करते थे कि स्त्रियों को घड़े के ऊपर खड़ा कर देते थे, तपती धूप के अंदर निहारते थे उनको। उस प्रथा को बंद कराया गया और इससे जो एक चेतना जागृत हुई, ऐसे ऐसे नाम वहां पे मिलते हैं। इन्हें ताम्रपत्र भी मिला। लाली चमारन, माफ कीजिए चमारन मेरा शब्द नहीं है, जो रिकॉर्ड में मिलता है। लाली चमारन किसान सभा की सदस्य थी, हाथ में गंडासा लेके चलती थी और ताल्लुकदार के कारिंदे भाग जाते थे। और उसका पति जो है वो घर पे बच्चों की देखभाल करता था। सुंदरा देवी सीताराम की पत्नी, सीताराम ये साथी थे बाबा रामचंद्र के किसान के, ये आंदोलन में आगे आई। 1940 में अपनी गिरफ्तारी दी और 1942 में जब इनके पति गिरफ्तार हो गए तो महिलाओं का आंदोलन इन्होंने चलाया। जग्गी बाबा रामचंद्र की पत्नी, क्योंकि बाबा रामचंद्र को वहां शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि ताल्लुकदार ये कह के उनको वहां से हटाना चाहते थे कि ये तो बाहरी है, तो तब वहां सलाह दी गई थी। तो बाबा रामचंद्र ने जग्गी से शादी की थी और जग्गी इन किसान स्त्रियों की लीडर थी उस समय। इन किसान पंचायतों में ऐसे ऐसे मुकदमे आए कि एक किसानिन उठ करके ये मांग करती है कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मैंने बच्ची की परवरिश अपने आप की, अब मेरी बच्ची जो है 15 साल की उम्र की हो गई है, मुझको अपने पति से मुआवजा दिलवाया जाए जो मैंने इस बच्ची के पालन पोषण के अंदर खर्च किया है। बताइए, इस प्रकार की मांग उस क्षेत्र में एक गांव से किसान इनका आना कितने मायने रखती थी जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं।
और कई इस पे मुकदमे जो है वो बजाय कोर्ट जाने के और वो जाने के किसान इन सभा के सामने आते हैं और किसान इन सभा जो है इनके ऊपर फैसला करवाती है इस तरीके के मुकदमों के ऊपर। ताल्लुकदार लोग, जमींदार लोग अपना पैसा बनाने के लिए एक टैक्स लगा के रखते थे, कुमार्ग, कि जिससे भी पैसा वसूल ना हो उस किसान या किसानिन के ऊपर यह आरोप लगा दो कि तुम्हारे दूसरे से नाजायज संबंध है और हम सारे गांव में ढिंडोरा कर देंगे या पंचायत बुला लेंगे। और मजबूरन उसको टैक्स जो है कुमार्ग टैक्स देना पड़ता था किसानिन को। उसका विरोध किया गया। इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है अवध के गांवों का इतिहास, जहां स्त्रियों ने खड़े होकर के किसान आंदोलन में ही किसान सभा के साथ मिलकर हिस्सा लिया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भी तत्पर होकर के वो लोग आगे आई और हर कांग्रेस के आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया। वो एक अलग बात है कि बाद में उन्हें किसी ने पूछा भी नहीं, लेकिन वो स्त्रियां आगे बढ़ती रही। ये था भारत की गांव की उन वीरांगनाओं की कथा, उनका इतिहास, जो उन्होंने देश के लिए, अपने गांव के उत्थान के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए लड़ा। और मेरी इसके ऊपर एक मेरा पूरा जो शोध पत्र है वो आपको मिल जाएगा, जिसका टाइटल मैंने रखा है बाबा रामचंद एंड रूरल वीमेन इन अवध। बहुत पहले लिखा था मैंने ये, लेकिन मैं चाहता था कि असली किसान कौन है, असली किसान आंदोलन क्या है, वो मैं आपके सामने रखूं और किस तरीके की जागृति किसान इन सभा के द्वारा किसानों के अंदर हुई। देवियां शब्द बोलते हैं उनको, कि किसानिनों को देवी शब्द कह के प्रयोग करो। यहां तक उसके अंदर बात की गई है कि किसी ऐसे व्यक्ति पे हमको ना भेजा जाए काम करने के लिए या सहयोग करने के लिए जो हमारा उपभोग करते। और यही नहीं, एक और चीज इसमें आ रही है कि लगातार बाबा रामचंद्र इनको प्रेरित कर रहे हैं कि गहनों से उनसे अपना मोह छोड़ दो और देश की सेवा में लगो, किसान की सेवा में लगो, अपने उत्थान में लगो। और आज तक मुझे दुनिया के अंदर कोई और इस तरीके का वो नहीं मिला है अभी तक कि जहां किसी देश के अंदर किसानिनों ने एकजुट होकर के अपना संगठन बनाया हो किसान इन सभा के नाम से। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।